हेलो गाइस, आज हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे हमारे अतीत के बारे में। क्लास 6 चैप्टर फर्स्ट हमारा कवर हो गया है। एनसीईआरटी बुक से पढ़ रहे हैं हम, 0 लेवल से चलेंगे क्लास 6 टू 10 तक। एक एक चैप्टर के बारे में हम अच्छे से उनकी गहराई के बारे में जानेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होगी वो मैं आप सबको बताती रहूँगी कि ये इम्पोर्टेंट है, हमारे हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये हमारे क्लास 6 के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, ये हमारे हर कंपटीशन एग्जाम के लिए ज़रूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। कंटेंट बहुत अच्छा होता है उसका, इसलिए हम क्लास 6 की हमारे अतीत के बारे में अध्याय फर्स्ट हमारा पीछे की वीडियो में हमने कवर कर लिया है। आज हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे, आरंभिक मानव की खोज में। इसमें मानव की खोज के बारे में बताया गया है। तुषार की रेल यात्रा। तुषार दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। वह अपने किसी रिश्तेदार के विवाह पर चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वह बाहर का नजारा देखने में मगन हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेजी से पीछे और छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रख कर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा शुरू की थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? तब क्या लोग अपना सारा जीवन एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। आरंभिक मानव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? देखो भाई, 150 साल पहले रेल से यात्रा करते थे, इसलिए हमारे पीछे का इतिहास के बारे में बताया गया है। और पहले रेल से यात्रा करते थे, फिर थोड़े से दशक के बाद क्या चली? बस चली। अब क्या है, अब तो बहुत सारे हमारी सवारियां हैं, इसलिए हमारे अतीत के बारे में जान रहे हैं हम। आरंभिक मानव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? हम इस उपमहाद्वीप में 20 लाख वर्ष पहले रहने वाले लोगों को जानते हैं। 20 लाख वर्ष पहले की बात बता रहा है, 20 लाख वर्ष पहले। उन्हें हम आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। आखेटक होता है शिकार, खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। उन्हें यह नाम उनके भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर दिया जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां और चिड़ियां पकड़ते थे, फल, मूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे। हमारे उपमहाद्वीप जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधे की अनगिनत प्रजातियां मिलती है। पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ उनके भोजन के अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत थे। उन लोगों के लिए यह सब कर पाना बिल्कुल आसान नहीं था। कई जानवर ऐसे थे जो उनसे अधिक तेज भाग सकते थे और बहुत से जानवर उनसे अधिक ताकतवर भी होते थे। हमें आज जानवरों के शिकार, चिड़िया या मछलियां पकड़ने के लिए बड़ा सतर्क, जागरूक और तेज होना पड़ता है। पेड़ पौधों से खाना जुटाने के लिए यह जानना जरूरी होता है कि कौन से पेड़ पौधे खाने योग्य होते हैं, और क्योंकि कई तरह के पौधे विषैले भी होते हैं। साथ ही फलों के पकने के समय की जानकारी भी जरूरी होती है। उन लोगों के लिए यह सब जानना जरूरी था। ऐसे समुदायों में रहने वाले बच्चों के ज्ञान और गुणों का वर्णन करो। क्या तुमसे ऐसे गुण और ज्ञान है? आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोगों के एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहने के पीछे कम से कम 4 कारण हो सकते हैं। पहला कारण यह कि यदि वे एक ही जगह पर अधिक दिनों तक रहते तो आसपास, पहले लोग एक जगह पर नहीं रहते थे, अलग अलग जगह पर घूमते फिरते थे, के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। पहला कारण तो ये था कि वो फलों और जानवरों को खाकर उस जगह पर समाप्त कर देते थे, इसलिए वो दूसरी जगह पर जाते थे। दूसरा कारण यह है कि जब जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। देखो, दूसरा कारण क्या है
कि जानवरों का शिकार करते थे। अपने शिकार के लिए जानवर जाते थे, अपने शिकार के लिए हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए जाते थे। ठीक है। तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार उन अन्य इलाकों में घूमते होंगे। क्योंकि तीसरा कारण क्या है, क्योंकि फल अलग अलग मौसम में अलग अलग फल आते हैं, इसलिए वो मौसम के अकॉर्डिंग जाते थे। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना कोई भी प्राणी या पेड़ पौधे जीवित नहीं रह सकता। पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। कहाँ पर मिलता है पानी? झीलों, झरनों और नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों का पानी बारिश के बाद मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। इसके अलावा लोग अपने नाते, रिश्तेदारों और मित्रों से मिलने भी जाया करते होंगे। यहाँ यह जानना आवश्यक है कि उस समय सभी लोग पैदल यात्रा किया करते थे। पहले लोग पैदल ही घूमते फिरते थे, पहले साधन नहीं थे। ठीक है। इसलिए वो अपने कभी तो वो भोजन की तलाश में घूमते थे, कभी पानी की तलाश में घूमते थे, कभी जानवर अपने शिकार के लिए घूमते थे। ठीक है, चारा के लिए घूमते थे। तो ये कारण है अलग अलग मौसम के फल फूलों के अकॉर्डिंग, मतलब पहले लोग घूमते रहते थे, लेकिन उनके पास साधन नहीं थे। तुम स्कूल कैसे जाते हो? आजकल तो बस से जाते थे, पहले पैदल जाते थे। तुम्हें अपने घर से स्कूल पैदल जाने में कितना समय लगता है? अगर तुम बस या साइकिल से जाओ तो स्कूल पहुंचने में कितना समय लगेगा? पत्थर से बने औजार, देखो ये औजार है, पत्थर से बने हुए सारे औजार है। पहले इस टाइप के हमारे इतिहास में इस टाइप के हथियार यूज होते थे। ठीक है। ये प्राचीनतम औजार पत्थरों से बने हैं, ये हमारे पुराने औजार है और ये पत्थरों से बने हुए हैं। इन औजारों को कई हजार साल बाद बनाया गया। इन औजारों को और बाद में बनाया गया। ये औजार 10,000 साल पहले बनाए गए थे और ये गुटिका प्राकृतिक पत्थर है। ये है ना, प्राकृतिक है। ठीक है। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? पुरातत्वविदों ने ऐसी वस्तुओं को खोज निकाला है जिन्हें आखेटक, खाद्य संग्राहक स्वयं बनाते थे और उनका उपयोग करते थे। लोगों ने संभवतः अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार स्वयं बनाए हो। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। आरंभिक मानव की जानकारी मतलब पहले के लोग पुरातत्व की ऐसी खोज की है वस्तुओं की, आखेटक, खाद्य संग्राहक स्वयं बनाते थे, मतलब लोग स्वयं ही कलाकारी करते थे। ठीक है। यहाँ पत्थरों के औजारों के कुछ उपयोग बताए गए हैं। ऐसे कामों की एक सूची बनाओ जिनमें इस तरह के औजार काम आते हैं। बताओ कि इनमें से कौन कौन से काम सामान्य पत्थर से किए जा सकते हैं। कारण सहित उत्तर दो। अब पत्थर के औजारों का उपयोग, इनका उपयोग मानव खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए करता था और नीचे जानवरों का खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए क्या करता था। देखो ऊपर वाला है ये पत्थर के जैसा है, इसका प्रयोग मानव खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए करता था। देखो ये इस तरह का हथियार बनाते थे। ठीक है, औजार। और ये है ना सीलने के लिए, देखो ये पहले पत्थरों से ही सीलने के लिए वस्त्रों का प्रयोग करते थे। ठीक है। इन औजारों में से कुछ का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों, लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बांस जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के रूप में भी किया जाता था। झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। देखो पहले इस टाइम हमारे पास चाकू वगैरह मतलब है, हम सब्जियां उनसे काट लेते थे, लेकिन पहले पत्थर के औजारों से ही ये सारा कार्य किया जाता था। रहने की जगह निर्धारित करना, मानचित्र में दिए गए गोल चक्रों वाले स्थान वे पुरास्थल हैं। पुरास्थल है मतलब हमारी जो पुरानी चीजें होती है उन्हें पुरास्थल बोलते हैं, जहां पर आखेटक, खाद्य संग्राहकों
के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। नदियों और झीलों के किनारे भी कई पुरास्थल पाए गए हैं। देखो, इसलिए हम कह रहे हैं कि डीपली पढ़ाई करेंगे, क्योंकि मानचित्र के द्वारा समझाई गई है सारी चीजें हमें। अब ये हमारा मानचित्र है। इस मानचित्र पर देखो, ये पुरास्थल है, नवपाषाणिक पुरास्थल है, महापाषाणिक पुरास्थल है, आरंभिक गांव है और आधुनिक नगर। इनके लिए ना सिंबल दिए गए हैं अलग अलग प्रकार के। ठीक है, इन सिंबलों से हमें पता है ये पुरास्थल है, ये नव है, ये मध्य है, ये आरंभिक है, ये आधुनिक है। ठीक है, इसलिए हम शुरू से लेके हमें ये सारे पुरातन स्थलों के बारे में पता होना चाहिए। ये सारे हमारे पुरास्थल है। ठीक है, लेकिन पुरास्थल में पुरापाषाणिक, नवपाषाणिक, महापाषाणिक, आरंभिक गांव और आधुनिक नगर, इन सब के बारे में हमें इसके बारे में पता है। क्योंकि पहले देखो ऐसे नाम थे, जैसे ये रहा भीमबेटका, महागढ़, नर्मदा नदी। ये नदियों के नाम भी दे रखे कि इस नदी के साथ ये लगता है कि पहले लोग ना नदी के किनारे ज्यादा रहते थे। अब हम ये पढ़ेंगे भीमबेटका। मैंने बताया था कहाँ पर है। अब भीमबेटका यह स्थल मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ये मध्य प्रदेश में है। हमारा भीमबेटका कहाँ पर है, ये ना नोट्स बना लो छोटे छोटे। ये भीमबेटका हमारे कहाँ पर है, ये हमारे मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। जहाँ लोग रहा करते थे उन्हें आवासीय स्थल कहते हैं। इनमें गुफाओं और कंदराओं जैसे वे स्थल है जिन्हें यहाँ दर्शाया गया है। गुफाएं लोगों को बारिश, धूप और हवाओं से बचाती थी। ऐसी प्राकृतिक गुफाएं विंध्य और ढक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती है। देखो कहाँ मिलती है प्राकृतिक गुफाएं, विंध्य और ढक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती है, जो नर्मदा घाटी के पास है। कौन सी घाटी है, नर्मदा। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी होगी? अब क्यों चुनी होगी? उस समय पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए वे लोग अच्छे पत्थरों वाले स्थान ढूंढते रहते थे। पत्थरों से औजार बनाने वाले स्थलों को उद्योग स्थल कहा जाता है। अब पता चल गया उद्योग स्थल। हमें इन उद्योग स्थलों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? आमतौर पर हमें आज ऐसी जगहों पर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं और ऐसे उपकरण मिलते हैं जिन्हें लोग इन स्थलों पर छोड़ गए होंगे क्योंकि वे ठीक नहीं बने होंगे। साथ ही औजार बनाने के बाद पत्थरों के टूटे फूटे टुकड़े भी इन स्थलों पर मिलते हैं। कई बार लोग इन स्थलों पर कुछ अधिक समय तक रहा करते थे, इसलिए ऐसे स्थलों को आवासीय और उद्योग स्थल कहते हैं। जहाँ पर रहते थे इसलिए उसको आवासीय और उद्योग स्थल कहते थे। अगर तुम्हें अपने निवास स्थान के बारे में बताना पड़े तो तुम इनमें से कौन सा नाम चुनोगे? आवास, उद्योग स्थल, आवास और उद्योग स्थल या अन्य। ठीक है। अब पाषाण औजार का निर्माण, मतलब पत्थर के से जो टुकड़ों से जो बनाए जाते थे ना, उन उपकरणों के बारे में बताना है। पत्थर के उपकरणों को प्राय दो तरीकों से बनाया जाता था। पत्थर से पत्थर को टकराना, यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था उसे एक हाथ में लिया जाता था और दूसरे हाथ से एक पत्थर का हथौड़ी जैसा इस्तेमाल होता था। इस तरह आघात करने वाले पत्थर से दूसरे पत्थर पर तब तक सलक निकालते जाते हैं जब तक वांछित आकार वाला उपकरण न बन जाए। नंबर 2, दूसरे तरीके को दबाव सल्क तकनीक कहा जाता है। इसमें क्रोड को एक स्थित सतह पर टिकाया जाता है और इस क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से सलक निकाले जाते हैं, जिससे वांछित उपकरण बनाए जाते हैं। अब देखो यहाँ पर हम ये पढ़ देते हैं। पुरास्थल, जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसे वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं उसे पुरास्थल कहा जाता है। मतलब जो पुरानी चीजें मिलती है उसको पुरास्थल कहते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था, बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल पर में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्यायों में
बताया जाएगा। आग की खोज कैसे हुई, अब हम पढ़ेंगे आग की खोज। मानचित्र में दिखाया गया कुरनूल, देखो मानचित्र में कुरनूल है, स्थल पर राख के अवशेष मिले हैं। इसका अर्थ यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई प्रकार से किया गया होगा कि मांस पकाने के लिए, प्रकाश के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वायु। दुनिया की जलवायु में लगभग 12,000 वर्ष पहले बहुत बदलाव आए। तापमान बढ़ने लगा। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे घास खाकर जिंदा रह सकने वाले जानवरों जैसे बारहसिंगा, बकरी, भेड़, हिरन, गाय आदि की संख्या बढ़ने लगी। इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हो। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई, क्योंकि लोग है ना उस टाइम मछली का भी प्रयोग करने लगे थे खाने के लिए। इस समय तक उपमहाद्वीप में भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे, कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। पाषाण उपकरण कैसे बनाए जाते थे, इसके लिए अपनाई गई 2 तकनीकों में से यहाँ दर्शाई गई है। बताओ यह कौन सी तकनीक है। अब देखो ये इसने ना पाषाण ले रखे हैं, ठीक है, और इस तकनीक के बारे में पूछा ये कौन सी तकनीक है। वायु। दुनिया की जलवायु में लगभग 12,000 वर्ष पहले बहुत बदलाव आए। तापमान बढ़ने लगा। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे घास खाकर जिंदा रह सकने वाले जानवरों जैसे बारहसिंगा, बकरी, भेड़, हिरन, गाय आदि की संख्या बढ़ने लगी। इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हो। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई, क्योंकि लोग है ना उस टाइम मछली का भी प्रयोग करने लगे थे खाने के लिए। इस समय तक उपमहाद्वीप में भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे, कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। पाषाण उपकरण कैसे बनाए जाते थे, इसके लिए अपनाई गई 2 तकनीकों में से यहाँ दर्शाई गई है। बताओ यह कौन सी तकनीक है। अब देखो ये इसने ना पाषाण ले रखे हैं, ठीक है, और इस तकनीक के बारे में पूछा ये कौन सी तकनीक है। पुरातत्वविदों ने पुरापाषाण काल के बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते थे। देखो भाई आरंभिक काल को क्या कहते थे, पुरापाषाण काल। ये ना बहुत कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पुट होते हैं। पुरापाषाण 2 शब्दों, पुरा यानी प्राचीन, जहां जहां मैं अंडरलाइन कर रही हूँ समझ लो वो इम्पोर्टेंट है, और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरातत्व में प्राप्त पत्थरों के औजार, पुरास्थलोक से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। इस काल का समय 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इसका टाइम कितना है, 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है।
अब हमारे जो ये पाषाण काल है पुरातत्वविद के, उनको 3 भागों में बांटा गया है। आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पुरापाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? मेसोलिथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पर्यावरण के बदलाव के समय, उस समय को क्या बोलते हैं? काल को मेसोलिथ, यानी मध्य पाषाण काल युग, मतलब बीच का जो काल होता है। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें मैक्रोलिथ, यानी जो छोटा होता था उसे लघु पाषाण कहा जाता है। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लोग लगे हंसियां और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। पृष्ठ 12 पर बने चित्र देखो। इस दौरान बनाए गए औजारों में तुम्हें कोई बदलाव दिखाई देता है? अगले युग की शुरुआत, अब इसके बाद अगला युग शुरुआत हुआ 10,000 साल पहले से होती है। इसको बोलते हैं नवपाषाण युग कहा जाता है। अगले अध्याय में तुम नवपाषाण युग के बारे में पढ़ोगे। नवपाषाण का क्या मतलब होता होगा? हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्यायों में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इसके क्या नाम रहे होंगे। शैल चित्र का, इसमें हमें क्या पता चलता है? उन गुफाओं के दीवारों पर कुछ चित्र मिले हैं जिन गुफाओं में लोग रहते थे। इनमें कुछ उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र है। इन चित्रों में जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। देखो ये शैल चित्र है, इस तरह के चित्र मिले हैं हमें। इस चित्र के बारे में बताओ। इस तरह के ना शैल चित्र बने हुए हैं गुफाओं में, ठीक है। और ये कहाँ की गुफाओं में मिले हुए हैं? देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये पता उदाहरण के लिए कहाँ कहाँ मिले? मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में, ठीक है। कौन क्या करता था? इस अध्याय में हमने पढ़ा कि आरंभिक लोग शिकार तथा फल मूल का संग्रह किया करते थे। वे पत्थरों के औजारों और गुफाओं के चित्र बनाते थे। क्या हमें कोई ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनसे पता चले कि महिलाएं शिकार करती थी या पुरुष औजार बनाते थे, या फिर महिलाएं चित्रकारी करती थी, पुरुष फल मूल इकट्ठा करते थे? वास्तव में हमें इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन 2 बातें हो सकती है। महिला और पुरुष दोनों ने मिलकर कई काम एक साथ किया होगा। यह भी संभव है कि कुछ तरह के काम केवल महिलाएं करती थी और कुछ केवल पुरुष। इसके अलावा उपमहाद्वीप के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं भी रही होगी। हुसंगी का सूक्ष्म निरीक्षण। मानचित्र 2 में दिखाए गए हुसंगी स्थान पर पुरापाषाण युग के कई पुरास्थल मिले हैं। कुछ पुरास्थलों से अलग अलग कार्यों में लाए जाने वाले कई प्रकार के औजार मिले थे। इन औजारों से यह पता चलता है कि ये संभवतः आवास और उद्योग स्थल रहे होंगे। कुछ छोटे पुरास्थलों में भी औजार बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। इनमें से कुछ पुरास्थल झरनों के निकट और अधिकांश औजार चूना पत्थरों से बनाए जाते थे। ज्यादातर औजार किससे बनाए जाते थे? चूना पत्थरों से। क्या तुम दूसरे प्रकार के पुरास्थलों के नाम बता सकते हो? भारत में स्तुरमुर्ग। भारत में पुरापाषाण युग के दौरान स्तुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र में पटने पुरास्थल से स्तुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। इनके कुछ छिलकों पर चित्रांकन भी मिलता है। इन अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। इन मनकों का उपयोग किस लिए किया जाता होगा? आज हमें स्तुरमुर्ग कहाँ मिलते हैं? देखो भाई ये रहे। अन्यत्र फ्रांस को अपने एटलस में ढूंढो। एटलस होती है हमारी मानचित्र, उसमें हमें किसको ढूंढना है? फ्रांस को। यह चित्र फ्रांस के गुफा का है। ये जो चित्र है ये किसका है? फ्रांस की गुफा का है। फ्रांस के इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले
4 स्कूली छात्रों ने की थी। संभवतः इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें से कुछ जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेंडियर, बारहसिंगा और सूअरों को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से इन रंगों को बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सव के अवसर पर बनाया जाता था या फिर इन शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठान के लिए बनाया गया होगा। क्या तुम इन्हें बनाने का कोई और कारण बता सकते हो? देखो, पहले जो भी रंग बनाए जाते थे ना, वो चूने पत्थरों से और चारकोल से बनाए जाते थे, लौह अयस्क के द्वारा।